नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में बच्चों अब हम अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बच्चों तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है, इस चैप्टर में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को समझेंगे जो आपने अभी तक पिछली कक्षाओं में नहीं जानी हैं, न सीखी हैं। बच्चों बहुत से तत्वों की खोज अब तक हो चुकी है, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि इन तत्वों को हम इस तरीके से सारणीबद्ध करें कि इनके गुणधर्मों को हम आसानी से समझ सकें और किसी एक तत्व को देख करके उससे अगले तत्व के बारे में जानकारी भी हम हासिल कर सकें। बच्चों इस चैप्टर में आप इन्हीं चीज़ों को विधिवत रूप से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जिक्र करेंगे पदार्थ के बारे में कि जो पदार्थ है वो क्या है। बच्चों हमारे आसपास पदार्थ तत्वों के रूप में, यौगिकों के रूप में अथवा तो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। बच्चों तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो तत्व जिस धातु का है उस तत्व में उसी धातु के परमाणु मौजूद होते हैं। बच्चों सन 1800 तक 30 तत्वों की जानकारी थी, लेकिन आज की तारीख में अर्थात वर्तमान में 118 तत्वों की जानकारी हासिल हो चुकी है। तो इतने सारे अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करना निश्चित रूप से कठिन तो है ही, तो इनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया जिससे कि इन तत्वों के गुणधर्मों के अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो बच्चों तत्वों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने व्यवस्थित करने के लिए समय समय पे अलग अलग प्रयास किए हैं। बच्चों सबसे पहले एक जर्मन के रसायनज्ञ थे डॉबराइनर, उन्होंने एक नियम दिया। उसके बाद में बच्चों डॉबराइनर ने जब नियम दिया, उसके बाद में फिर दूसरे एक वैज्ञानिक आए न्यूलैंड्स, उन्होंने भी एक अष्टक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और न्यूलैंड के बाद में बच्चों मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई। ये जो मेंडलीफ थे ये एक रूस के वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक थे बच्चों। लेकिन जब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करेंगे उससे पहले जो वैज्ञानिक हैं हम उनके बारे में एक एक करके जानकारी करना सुनिश्चित करें। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मन के जो रसायनज्ञ थे डॉबराइनर। इन्होंने एक त्रिक नियम दिया था बच्चों। इन्होंने बताया था कि तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए यदि तीन तत्वों के समूह बनाए जाएं तो इन समूहों की ये विशेषता होती थी कि इस समूह में जो पहला तत्व होता था और जो तीसरा तत्व होता था उनके जो परमाणु द्रव्यमान थे उनको जोड़ करके उनका औसत निकाल लिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकल करके आ जाता था। हालांकि ये जो त्रिक नियम है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। तो बच्चों आइए हम जानते हैं कि डॉबराइनर का त्रिक नियम क्या है। सन 1817 में डॉबराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए और इन समूहों को ही हम डॉबराइनर का त्रिक नियम कहते हैं बच्चों। इन्होंने बताया कि इन तत्वों के इनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें तो हम देखेंगे कि बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो परमाणुओं के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है।
बच्चों एक उदाहरण के रूप में हम लें, जैसे कि लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है 6.9 होता है। इसी प्रकार से पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 39 होता है। अगर बच्चों इनका औसत हम निकालें तो 23 आता है। तो बच्चों बीच में जो तत्व है वो सोडियम है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। बच्चों यही है डोव-राइनर का त्रिक नियम। बच्चों ये जो त्रिक नियम है, ये त्रिक नियम ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ये डोव-राइनर का त्रिक नियम ये ज़्यादा दिन तक लागू न हो सका। केवल ऐसे 3 ही त्रिक बन पाए जिनमें ये सिद्धांत पूरी तरह से पालन करता था। तो बच्चों अंत में ये सिद्धांत सफल नहीं हो पाया। इनके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए, न्यूलैंड्स। उन्होंने बच्चों एक अष्टक सिद्धांत दिया। तो उनका अष्टक सिद्धांत क्या है, यानी न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है? बच्चों इम्तिहान में ये प्रश्न आ जाता है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। बच्चों पहले जो त्रिक नियम था उसमें भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को रखा गया था, और न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने ये बताया कि यदि हम प्रत्येक 8वें तत्व के गुणों की पहले तत्व के गुणों से अगर हम मिलाकर के देखें तो दोनों तत्वों के जो गुण धर्म हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता रखता है। बच्चों इसी सिद्धांत को उन्होंने न्यूलैंड्स का अष्टक नाम दिया, लेकिन ये नियम भी अंतोगत्वा नहीं चल पाया और इसे भी किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। तो इसको हम सैद्धांतिक रूप से परिभाषित करने के लिए इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और यह बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता दिखाता है। तो इस सिद्धांत को उन्होंने न्यूलैंड्स का अष्टक नाम दिया और बच्चों वर्तमान में इसे भी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम जो अष्टक सिद्धांत है इसकी क्या सीमाएं हैं, इसकी क्या लिमिट्स हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए बच्चों हम समझने का प्रयास करते हैं कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। पहली बात तो ये नंबर 1 कि ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू हो सका था। जब ये सिद्धांत लागू किया गया था तो ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, उससे आगे लागू नहीं हो पाया। दूसरी बात बच्चों ये कि न्यूलैंड्स के समय पर केवल 56 तत्व ज्ञात थे, यानी 56 तत्व जो है तब तक खोज लिए गए थे और उन्होंने सोचा था कि भविष्य में शायद कोई और तत्व तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो बेटा ज्ञात नए जो तत्व हुए, जो 118 तत्व हमने अब जो ज्ञात कर लिए हैं, ये जो नियम है उन तत्वों पर ये लागू नहीं हो पाया, इसीलिए ये फेल हुआ। तीसरी इसकी जो लिमिट्स है, यानी जो सीमाएं हैं, कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया, भारी तत्वों के लिए ये नियम लागू न हो सका। तो बच्चों ये था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब हम बात करेंगे जो आधुनिक मेंडलीव की जो सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। हाँ ये बच्चों अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करते हैं। इससे पहले हमने 2 वैज्ञानिकों के बारे में समझा। पहले डोव-राइनर आए, उसके बाद न्यूलैंड्स आए। उन दोनों के सिद्धांत सफल नहीं हो पाए, तो उसके बाद फिर मेंडलीव की एक आवर्त सारणी आई। इस सारणी में क्या था बच्चों कि तत्वों का जो वर्गीकरण है
उसका मुख्य श्रेय रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव को ही दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था बच्चों कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था, जिसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते थे। तो बच्चों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व उस स्तंभ, जितने भी ऊर्ध्व स्तंभ थे उनको हम ग्रुप कहते हैं, और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीव ने सारणी से जो उपलब्धियां हासिल की, अगर उनके बारे में हम समझें तो मेंडलीव ने कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों को अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा। बच्चों, क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। बच्चों, दूसरी बात यह थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में ज्ञात होने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा था। और तीसरी बात इसकी ये थी कि उत्कृष्ट गैसों की खोज देरी से हुई, लेकिन आवर्त सारणी को बिना छेड़े इन्हें स्थान मिल गया था। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिले। बच्चों, ये अलग बात है कि आगे चल कर के इस सारणी में संशोधन करने पड़े, और संशोधित होने के बाद जो सारणी आई, उस सारणी को हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। बच्चों, उससे पहले हम मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाओं को समझेंगे। आइए बच्चों, मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाओं को हम समझ सकते हैं, अथवा तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आवर्त सारणी ज़्यादा अच्छी साबित क्यों नहीं हुई, उसके क्या कारण रहे थे। बच्चों, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका। दूसरी बात, मुख्य जो बात थी कि समस्थानिक जितने भी थे उनको मेंडलीव की आवर्त सारणी में ठीक स्थान नहीं मिल पाया, और ये समस्थानिक मेंडलीव की आवर्त सारणी नियम के लिए एक चुनौती साबित हुए। इसलिए बच्चों, मेंडलीव की इस सारणी में संशोधन करते हुए एक आधुनिक आवर्त नियम पारित हुआ, जिसे हेनरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में दिया। बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम में क्या है, आइए उसको हम समझते हैं। 1930 यानी 1913 में मोसले हेनरी ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। बच्चों, जैसा कि पहले आपने देखा, वहाँ पर हम परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे, लेकिन इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के हिसाब से यानी परमाणु संख्या के हिसाब से रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो परिवर्तन किए गए हैं, वो उन परिवर्तनों में ये मुख्य परिवर्तन था। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसीलिए इस सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया और इस नियम को आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। बच्चों, जो मूलभूत कारण हैं पहली वाली आवर्त सारणी का और इस आधुनिक आवर्त सारणी का, मूलभूत कारण इसका यही है, या मूलभूत अंतर जिसे हम कह सकते हैं कि पहले जितनी भी आई थी, जितने भी वैज्ञानिक जिन्होंने अपने अपने स्पष्टीकरण तत्वों के गुणधर्मों को समझने के लिए अपने अपने नियम दिए, उसमें उन्होंने परमाणु भार को प्रमुख माना और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने तत्वों को रखा था। लेकिन इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया। तो बच्चों, ये जो नियम है आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम और बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों, आज हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये नोट्स आप साथ के साथ उतारते चलें। और बच्चों, आज के बाद अब परसों मैं आपको अगली वीडियो दूंगा, क्योंकि कल आपका टेस्ट होना है
और उस टेस्ट में ये आज जो पोर्शन कराया है ये नहीं आएगा। पिछले 4 अध्यायों में से 4 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। कल 12 बजे मैं आपको 4 प्रश्न नोट करके आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा और उन 4 प्रश्नों को भली भांति पढ़कर समझकर उनके उत्तर ठीक ठीक अच्छी राइटिंग में एक कागज़ पर लिखेंगे और उस कागज़ की फ़ोटो खींचकर आप ग्रुप पर भेज देंगे, जहां से देख करके मैं उनका मूल्यांकन कर लूँगा और इसी प्रकार से मैं आपको बता सकूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नमस्कार बच्चों।